आज का हमारा अगला बिंदु है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कोशिका की एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। और सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एक कोशिका से नई कोशिका के निर्माण के लिए सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा। क्या होता है कोशिका विभाजन? तो देखिए, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को हम दो प्रकारों में डिवाइड करते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। एक और टाइप हम पढ़ते हैं एमाइटोसिस। तो हम इस बात कर लेते हैं कि चलिए, सेल डिवीजन तीन प्रकार का होगा। एमाइटोसिस, एसूत्री विभाजन। एसूत्री विभाजन जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, जैसे बैक्टीरिया के अंदर बडिंग हो गई, फ्यूजन हो गया और उससे नई सेल का फॉर्मेशन हो गया, वो एसूत्री विभाजन का प्रकार होता है। इस चैप्टर में हम, इस क्लास में हम माइटोसिस और मियोसिस की बात करेंगे। तो देखिए, जो माइटोसिस है उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं और मियोसिस को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो पहले इनमें थोड़ा सा सुपरफिशियल डिफरेंस देख लेते हैं कि माइटोसिस से क्या अभिप्राय है, माइटोसिस का क्या कार्य है। तो देखिए, जो हमारे शरीर है, बॉडी है, उसमें ग्रोथ होती है, उसमें वृद्धि होती है। तो शरीर की वृद्धि और शरीर की जो रिपेयरिंग है, हमारे चोट लग जाती है, थोड़े समय बाद उसकी हीलिंग हो जाती है। इन सब के लिए समसूत्री विभाजन जिम्मेदार है, माइटोसिस जिम्मेदार है। हमें यहाँ एक बात समझ लेनी है कि समसूत्री विभाजन सोमेटिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में होता है। हमारा बॉडी कायिक कोशिकाओं की बनी हुई होती है और उनमें समसूत्री विभाजन होता है। मनुष्य की कायिक कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, 2n होती हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर द्विगुणित कोशिकाओं में 46 या क्रोमोसोम, या हम कह दें 23 जोड़े या टोटल 46 क्रोमोसोम एक कोशिका में होते हैं। तो समसूत्री विभाजन से द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित कोशिकाएं ही बनती हैं। कुछ अगर कोशिकाएं अगुणित हैं तो समसूत्री विभाजन से उनसे अगुणित कोशिकाएं ही बनती हैं। मियोसिस की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है? तो ये जनन कोशिकाओं में, जर्म सेल्स में होता है। जैसे आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि जो स्पर्मेटोगोनिया है या स्पर्म मदर सेल्स हैं या जेनेसिस की प्रोसेस में ओवम मदर सेल्स होती हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात उनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे स्पर्म का फॉर्मेशन हो चाहे ओवम का फॉर्मेशन हो। और उनमें जो अनुवांशिक पदार्थ है वो आधा रह जाता है, वो हैप्लॉइड हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक तो ये डिफरेंस हुआ है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का। प्रत्येक कोशिका का एक निश्चित कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर कोशिकाएं विभाजन क्यों करती हैं, कोशिकाओं में विभाजन किस लिए होता है? तो देखिए, कोशिका का एक केआई इंडेक्स होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स फिक्स होता है। अगर वो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब हो जाएगा तो कोशिका सेल डिवीजन के लिए चली जाती है। तो देखिए, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? तो इसका एक फॉर्मूला है, उसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं, वीएन बटे वीसी माइनस वीएन। इसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? आप पिछली क्लासेस में जब आपने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो आपने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। उसका वॉल्यूम कितना है बटे वॉल्यूम ऑफ सेल। जो टोटल सेल है उसके उसका साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कितना है माइनस, उसमें से हम न्यूक्लियस के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे और इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास केआई, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स आ जाएगी। इसे कई बार न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी कह देते हैं। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जब केआई परिवर्तित हो जाता है तो कोशिका विभाजित हो जाती है। केआई को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए ही सेल डिवीजन होता है। विभिन्न परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आखिर कोशिका डिवीजन को क्यों जाती है? तो उसका कारण आएगा, अपने केआई को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए सेल डिवीजन फेज में जाती है।
डिवीजन या तो माइटोसिस करेगी या मियोसिस करेगी, ये डिपेंड करेगा उस सेल के नेचर पर कि वो सोमेटिक सेल है या वो जर्म सेल है। सोमेटिक सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका डीएनए कंटेंट आरएनए से ज्यादा होता है और जर्म सेल के अंदर डीएनए कंटेंट आरएनए से कम होता है। अब हम बात करेंगे सेल साइकिल। देखिए परीक्षा में सीधा बड़ा क्वेश्चन आता है, राइट ए नोट ऑन सेल साइकिल। तो कोशी हिंदी में इसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। तो अब हम अपनी क्लास में ये समझने वाले हैं कि कोशिका चक्र क्या है और उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। देखिए कोशिका चक्र की एक फिक्स सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस हमें याद रखनी है। G1 S G2 M, यानी पहले आती है G1 स्टेज, फिर आती है S, फिर आती है G2, फिर आती है M स्टेज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन इसकी सीक्वेंस चेंज करके आती हैं। वो G1 को M के बाद रख देते हैं और इनकी क्रम चेंज करके पूछते हैं कि इसमें से कौन सी राइट सीक्वेंस है। तो आपको ये याद रखना है G1 S G2 M इसकी सीक्वेंस होती है। अब हम बात करेंगे कि सेल साइकिल के दो पार्ट होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज क्या होती है? तो इंटरफेज इसमें कोशिका मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव होती है, यानी कोशिका में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं, वो एक्टिव रहती है सेल। इंटरफेज स्टेज में G1 S G2 फेज आती है और जो M फेज है उसको हम सेल साइकिल के अंदर सेपरेटली पढ़ते हैं। तो ये हम कहते हैं कि इंटरफेज से क्या अभिप्राय है, तो हम ये कह सकते हैं G1 S G2 जो चक्कर होता है वो इंटरफेज का फॉर्मेशन करता है। अब सेल साइकिल पहले जब एक सेल है उसकी M स्टेज समाप्त हो जाती है और उसकी अगली वाली एम अवस्था प्रारंभ होने के मध्य ये पूरी जो साइकिल होती है वो सेल साइकिल कहलाती है। इस डायग्राम में आप ये देख सकती हैं G1 से S फिर G2 फिर M, इस तरह से आप देख सकती हैं कि एक साइकिल चलती रहती है, यानी G1 S G2 फिर M आ गई, फिर वापस सेल G0 के बाद G1 में फिर एंटर कर जाती है। G0 क्या है अभी चर्चा करेंगे उसकी। पहली ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर जो एक सेल साइकिल कोशिका चक्र है जिसमें G1 S G2 M फेज आएंगी वो कितने ड्यूरेशन की होती हैं? तो ह्यूमन बीइंग हम लोगों की कोशिकाओं में 24 आवर का वो समय होता है सेल साइकिल का और यीस्ट कोशिकाओं के अंदर 90 आवर्स का समय होता है सेल साइकिल का। चलिए अब हम पहले बात कर लेते हैं इंटरफेज स्टेज की। तो इंटरफेज स्टेज है वो सेल साइकिल की इंटरफेज स्टेज है वो फर्स्ट, उसमें G1 G2 M आएगा। ये उपापचय रूप से सक्रिय अवस्था होती है, इसमें आरएनए का सिंथेसिस होता है, क्रोमेटिन नजर आते हैं, प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है, प्रोटोप्लाज्म का भी फॉर्मेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, नए डीएनए का सिंथेसिस इंटरफेज में ही होता है, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है और सेंट्रियोल के डिवीजन से दो सेंट्रियोल से चार कोशिका 2C से 4C में कन्वर्ट होती है। 2C क्या होती है? 2C का मतलब है क्रोमोसोम का डुप्लीकेट। इसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होते, यानी सेल तो 2N से 2N ही रहती है लेकिन डीएनए डबल हो जाता है कोशिकाओं का। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था आती है जिसमें डीएनए डबल हो जाता है इंटरफेज स्टेज में। सेल 2C न रह करके 4C हो जाती है, लेकिन वो रहती 2N ही है। क्रोमोसोम में डीएनए डबल हो जाएगा लेकिन क्रोमोसोम तो उतने ही रहते हैं। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा जो आगे जाकर के स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करेंगे जो क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की ओर पुल करेंगे। एम फेज उपापचय रूप से कोई एक्टिविटी नहीं रहती, बंद होती है। इसमें क्रोमेटिन वाटर रिलीज करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे और क्रोमोमियर का विभाजन इसमें हो जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे इंटरफेज के सब स्टेजेस की। G1 S G2। जी शब्द का क्या अभिप्राय है? तो जी का मतलब है गैप, GAP। गैप जो होता है उसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो जी लिया है। 1 का मतलब है कि ये गैप फर्स्ट स्टेज है। एस का मतलब है कि ये सिंथेसिस संश्लेषण स्टेज है। G2 में
जी का मतलब है कि ये गैप टू स्टेज होती है। अब हम इसको विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, एक डायग्राम आपको नजर आ रहा है। इस डायग्राम में पहले हम G1 की बात करेंगे। साइकिल फॉर्म में ये डायग्राम है, ये G1 है। G1 सेल साइकिल की सबसे लार्जेस्ट स्टेज होती है। इसमें इसमें फर्स्ट गैप फेज इसे कहती हैं। ये पोस्ट माइटोटिक फेज होती है। प्री सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। ये 11 टू 12 आवर्स की होती है। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आरएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में यूज आने वाले एंजाइम्स का सिंथेसिस भी इसी फेज में होता है। एस स्टेज होती है, इसे सिंथेसिस स्टेज कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन मुख्यतः होगा। तो देखिए, इसे सिंथेसिस फेज कहेंगे। ये 7 टू 8 आवर की स्टेज होती है। डीएनए रेप्लिकेशन इसी में होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है लेट एस फेज के अंदर। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि बताइए सेल डिवीजन की किस स्टेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कौन सी फेज में होता है। एस फेज के अंदर। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, ये मैंने पहले वाली क्लास में आपको बता दिया है। तो इसी स्टेज के अंदर जो सेल है वो 2C से 4C स्टेज में जाएगी, यानी जो सेल है वो डीएनए उसका डबल हो जाएगा। फिर बात करते हैं G2 फेज की। G2 को हम गैप टू फेज भी कहते हैं। ये पोस्ट सिंथेटिक फेज होती है। प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है इसमें। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन होता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो गया, स्टोन बन गया, बाकी के रिक्वायर्ड प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होगा। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यही ट्यूबुलिन प्रोटीन आगे जा करके स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे, तंतु तंतुओं का फॉर्मेशन करेंगे। ये स्टेज 4 टू 5 आवर की स्टेज होती है। लास्ट स्टेज, लास्ट, क्योंकि G1 एस G2 तो इंटरफेज है। एम फेज अलग से सेपरेट है। एम फेज को शॉर्ट फेज भी कह देते हैं। ओनली 1 आवर की होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सेल साइकिल की सबसे छोटी फेज कौन सी होती है और सबसे बड़ी फेज कौन सी होती है। सबसे छोटी फेज एम फेज, सबसे बड़ी फेज G1 फेज होती है। एम फेज, जिसे हम माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं या मियोटिक फेज भी कह सकते हैं। ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में बटी होती हैं, जिनका आगे का वर्णन हम हमारी अगली क्लास में करेंगे।